जीने के लिए साफ हवा और पानी मूलभूत जरूरतें होती हैं, लेकिन आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहां की हवा लगातार प्रदूषित होती जा रही है। आज प्रदूषण एक ऐसा दानव बन गया है जो हम सबकी सेहत को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। लेकिन आज हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, हर पल ये हवा इतनी प्रदूषित हो गई है कि अब जीवन मरण का सवाल खड़ा हो गया है। हम सबको अधिकार है साफ हवा का। संविधान हमें अधिकार देता है स्वच्छ वातावरण में जीने का, लेकिन आंकड़े कुछ ऐसे हैं जो भयावह तस्वीर पेश कर रहे हैं। भारत में हर साल लगभग 5 लाख लोग अपना जीवन गंवा देते हैं सिर्फ प्रदूषण की वजह से। विश्व के अगर प्रदूषित शहरों की सूची बनाई जाए तो उनमें से 13 सबसे प्रदूषित शहर भारत में हैं और सबसे प्रदूषित शहर का तमगा दिल्ली को मिला है। पिछले कई दशकों में कई आधे अधूरे काम किए गए हैं, कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं कि प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए, लेकिन सभी असफल साबित हुए हैं। और इसीलिए अब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने कुछ कड़े फैसले लिए हैं, ऐसे फैसले जिनके प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सब पर प्रभाव पड़ना है। और इसी वजह से इन फैसलों को लेकर कुछ बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि कहां तक ये फैसले प्रदूषण को नियंत्रित करने में सफल हो पाएंगे, कहां तक इन फैसलों को क्रियान्वित किया जा सकता है, कहां तक ये व्यवहारिक हैं और विभिन्न पक्ष इस बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रदूषण पर जो बैन लगाया गया है विभिन्न गाड़ियों के ऊपर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के द्वारा, यही है हमारा आज का चर्चा का विषय। और आज हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जनता भी साथ में जुड़ी हुई है, लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ विशिष्ट मेहमान भी उपस्थित हैं जिनसे हम इसी चर्चा के इस विषय के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं हमारे विशिष्ट मेहमानों से। हमारे से जुड़े हैं प्रोफेसर C.K. वार्ष्णेय, आप एक पर्यावरणविद हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ संदीप जैन जो सचिव हैं दिल्ली ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ महेश चंद्र मेहता हैं, आप वकील हैं और पर्यावरण के मामलों में बहुत मुख्य रूप से आप कार्य भी करते रहे हैं। मेहता जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ टूटू धवन हैं जो जाने माने ऑटो एक्सपर्ट हैं, आपका भी स्वागत। हमारे साथ पल्लव बागला जी भी हैं जो विज्ञान के मामलों से जुड़े एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। हमारे साथ मदन मोहन चेड़ा हैं, आप पर्यावरण मामलों के पत्रकार हैं, तो आपका भी स्वागत है। तो हमारे विशिष्ट मेहमानों से हम लेंगे जानकारी इस पूरे विषय के विभिन्न पहलुओं के बारे में और जनता से भी उनके विचार जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको बता देते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कौन से कड़े फैसले लिए हैं। प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिससे हर कोई प्रभावित होता है, जिसके बारे में हर कोई बात भी करता है, लेकिन जब बात करने की आती है तो नियम कानून भी थके हारे नजर आते हैं। लेकिन बस अब और नहीं, कहीं से तो शुरुआत करनी होगी और इसीलिए अब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने कुछ कठोर निर्णय लिए हैं। प्राधिकरण ने 10 साल से पुराने सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करते हुए एनसीआर में स्थित राज्यों दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के आरटीओ और पुलिस को ऐसी कारों की जब्ती का आदेश दिया है। 10 साल से ज्यादा और 15 साल से कम पुरानी डीजल गाड़ियों का दिल्ली में पंजीकरण रद्द हो, इनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हो, जो दिल्ली एनसीआर से बाहर उन इलाकों में चलाई जा सकती हैं जहां गाड़ियों की संख्या कम हो। राज्य ऐसे इलाकों की पहचान करें जहां खुली हवा हो और गाड़ियों की संख्या कम हो। दिल्ली के आरटीओ उन्हीं इलाकों के लिए NOC जारी करें। 15 साल या उससे पुरानी डीजल गाड़ियों का पंजीकरण रद्द कर इन्हें कबाड़ में फेंक दिया जाए। केंद्र सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय को ये निर्देश दिया गया है कि वो पुराने वाहनों के निस्तारण के लिए पॉलिसी लेकर आए। पॉलिसी के तहत अपने पुराने वाहन को कबाड़ बनाकर बेचने वालों को इसका फायदा मिले। नेशनल परमिट वाले 10 साल पुराने भारी वाहनों को भी दिल्ली में आने की इजाजत ना दी जाए। ये वाहन दिल्ली से सटे बाहरी रास्तों से होते हुए गुजर सकते हैं। तो इस तरह नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के लिए पुराने डीजल वाहनों को जिम्मेदार बताते हुए इन पर रोक लगा दी है। अब एनजीटी के इस फैसले से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि दिल्ली में लगभग 4 लाख पुरानी डीजल की गाड़ियों का पंजीकरण रद्द हो जाएगा। लेकिन डीजल वाहन चालक और ऑटो एक्सपर्ट एनजीटी के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या सिर्फ डीजल की गाड़ियों पर अंकुश लगाना प्रदूषण की समस्या का समाधान है। वहीं पर्यावरण विशेषज्ञ इसे प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाया गया एक सराहनीय फैसला बता रहे हैं। इससे पहले 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 2000 सीसी से अधिक के वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा दी थी। फैसले कठोर ही सही ले लिए गए हैं, लेकिन क्या हम इसके क्रियान्वयन के लिए तैयार हैं? क्या इस निर्णय से विभिन्न पक्षों को होने वाली मुश्किलों के लिए हल निकालना भी जरूरी नहीं, ताकि इन फैसलों की स्वीकार्यता व्यापक हो? क्या सरकारें और प्रशासन कामों के लिए तैयार हैं?
तो निर्णय सबके सामने है और ये निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी भी हैं और इनसे बहुत लोगों को परेशानी भी होने वाली है। लेकिन क्या इन फैसलों से प्रदूषण की समस्या का हल निकल सकता है? चर्चा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रोफेसर सी के वार्ष्णेय जी आपसे, क्योंकि आप एक पर्यावरणविद हैं और इन फैसलों से सबसे ज्यादा खुशी किसी को हुई है तो पर्यावरणविद को हुई है। एक बात जो कही जा रही है वार्ष्णेय जी कि बहुत सारे स्रोत हैं प्रदूषण के, आप निर्माण भवन का बात करते हैं, प्रदूषण होता है, कूड़ा जलाया जाता है इत्यादि, बहुत सारे हैं। उनमें एक कारक है गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण। तो क्या ऐसे ठोस कदम उठाने पर हम प्रदूषण का हल ढूंढ सकते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या इसके लिए एक व्यापक कार्य योजना नहीं होनी चाहिए जिसका एक हिस्सा ये हो सकता है? इन कदमों को, इनके असर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने ठीक कहा कि प्रदूषण के कई सारे कारण हैं। उनमें से एक कारण है मोटर गाड़ियां और व्हीकल्स, लेकिन ये अपने आप में इतना बड़ा कारण नहीं है कि इससे जो प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है उसमें कोई आशातीत कमी आए, और इसकी वजह से ये एक कारण कमी करने का एक साधन हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो और प्रदूषण के बड़े कारण हैं उनके बारे में हमें चिंता ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि उनसे प्रदूषण की मात्रा अधिक निकलती है। तो इससे ये कहना कि अगर गाड़ियां सड़क पे कम होंगी तो प्रदूषण की मात्रा में कुछ तो कमी आएगी, लेकिन क्या इससे कमी इतनी आएगी कि जो वायु है वो शुद्ध हो जाए और हमको सांस लेने में कोई तकलीफ न हो और उससे कोई चिंता न हो? तो ये कहना तो ज़रा मुश्किल का काम है, क्योंकि जितनी गाड़ियां हैं डीजल की, वो एक अपने आप में सारी गाड़ियों में उनका एक जो स्थान है वो काफ़ी कम है, और उसके बाद भी जो सिर्फ 2015 साल पुरानी है उनका और भी कम है। तो इतनी कम गाड़ियों को हटा देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इनका भी आंकड़ा वार्ष्णेय जी लाखों में जा रहा है। नहीं, लाखों में है, लेकिन मैं आपको एक इसका उदाहरण देना चाहता हूं। जब इवन एंड ऑड आया तो उस वक्त भी आधी गाड़ियां नहीं चलती थी, लेकिन प्रदूषण की मात्रा तो कम नहीं हुई। तो प्रदूषण के कारण काफी सारे तो दिल्ली के अंदर हैं और उससे भी बड़े कारण दिल्ली के बाहर हैं, जिनके बारे में हमको चिंता करनी चाहिए अगर वाकई में हम प्रदूषण को कम करना चाहते हैं। उन सब कारणों के साथ साथ गाड़ियों के बारे में भी हमें चिंता जरूर करनी चाहिए। तो जहां तक सवाल है कि इससे प्रदूषण कम होगा या नहीं होगा, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि प्रदूषण की मात्रा में तो अवश्य थोड़ी बहुत कमी आएगी, लेकिन ये कमी क्या ऐसी होगी कि हमें फिर प्रदूषण के बारे में चिंता नहीं करें या प्रदूषण खत्म हो जाएगा? तो ये कहना तो जरा मुझे मुश्किल नजर आता है। आप ये मानते हैं कि एक व्यापक कार्य योजना बनाई जानी चाहिए और अन्य प्रदूषणकारी तत्वों को भी नियंत्रित करना चाहिए। पर्यावरण का सवाल है, सबसे ज्यादा जो सिद्धांतिक बात यह है कि जो सबसे अधिक पोल्यूशन करता है और जहां कम से कम खर्चा होता है और अधिक से अधिक फायदा होता है, सबसे पहले उन कदमों को उठाया जाना चाहिए। चलिए, यहाँ पर संदीप जैन जी, आप दिल्ली ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन से आते हैं और ट्रांसपोर्ट विभाग ऐसा है जो सबसे ज्यादा डीजल का इस्तेमाल करता है। अर्थव्यवस्था के लिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोग हैं, क्योंकि सामान ढोने का काम भी ट्रक्स करते हैं और डीजल का इस्तेमाल भी करते हैं। इस बैन में एक अहम बात यह है कि दिल्ली में कहा जाता है कि भाई 80,000 के करीब ट्रक आते हैं, जिनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका दिल्ली में कोई काम नहीं होता, लोडिंग अनलोडिंग के लिए वो आते हैं दिल्ली के अंदर। और वहीं दूसरी बात अहम यह भी है कि 1/3 प्रदूषण की समस्या के लिए ट्रक जिम्मेदार हैं। आपने मंत्रालय को एक प्रेजेंटेशन भी दिया था, तो क्या निकलकर सामने आया और आपको क्या लगता है कि क्या इस बैन के जरिए ट्रक वालों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए? पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि कुल 17% जो पॉल्यूशन है वो कमर्शियल व्हीकल से होता है, जिसके अंदर डीजल व्हीकल जो कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर हैं, उसके अंदर जो ट्रक्स हैं उसकी संख्या और कम हो जाती है, तकरीबन 9.5% रह जाती है। कोर्ट के अंदर बैठ के एक बेसमझा फैसला लिया गया है, जिससे कि आगे का हल कुछ नहीं निकलना। जो एक आम आदमी एक छोटा व्हीकल चला रहा है, खुद अपने आप गाड़ी चला रहा है, वो बेरोजगार हो जाएगा, उससे उसके साथ जुड़ने वाले और 4-5 जने बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार ने कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं करी कि उनको रिहेबिलिटेट कैसे करेंगे। सरकार कह रही है बाद में आप इसके ऊपर टीम वर्क बनाए, फ्रेमवर्क बनाए। पॉलिसी पहले होनी चाहिए, फैसले बाद में आने चाहिए। यहाँ पे फैसले पहले आ रहे हैं, पॉलिसी बाद में आएंगी। खाली एक फतवा पास कर देना कि जी खाली डीजल व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल से पॉल्यूशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको स्क्रैप करते हैं तो हमने कल हमारी माननीय मुख्यमंत्री साहब के साथ भेंट थी, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी थे, सिसोदिया जी भी थे। तो हमने उनसे एक चीज़ कही कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे को एक्साइज के अंदर छूट दे, स्टेट गवर्नमेंट हमारे को वैट माफ कर दे, प्लस रजिस्ट्रेशन फीस खत्म कर दे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 0% पे जैसे और कार्स को सबको करते हैं, 0% पे हमारे को फाइनेंस मुहैया कराएं, तो व्हीकल चेंज करने में हमें भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा ये तो फ्लीट ओनर्स तक की बात रहेगी। जो सिंगल ओनर है, जो एक खाली छोटी टैक्सी चला रहा है, अपने आप को एक व्यवसाय अच्छा कर रहा है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है,
उसके छोटे एरिया में चलना है, अगर नई गाड़ी वो लेता है तो उसकी किस्त कितनी ज्यादा बैठेगी, उस पर इतना काम नहीं है कि वो किस्त पुगा सके। सरकार ने उसकी तरफ चिंता नहीं करी और हमारे को ये जवाब दिया कि वो दूसरे राज्य में चला जाएगा। दूसरे राज्य, जो सरकार जिस राज्य के अंदर वो पैदा हुआ, पला बड़ा हुआ, अपने बच्चों को पाल रहा है, वो राज्य सरकार उसको संभालने में असमर्थ है, तो दूसरी सरकार उसको कैसे गले लगाएगी। हवा जो है कहीं केंद्रित नहीं है, हवा जो दिल्ली के अंदर आ रही है और नेबरिंग स्टेट्स हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सब जगह से आ रही है। दिल्ली से बाहर निकाल के अगर दूसरी जगह व्हीकल चलेंगे या कुछ होगा तो क्या वहां प्रदूषण नहीं होगा। जो प्रदूषण दिल्ली के अंदर खाली दिल्ली के आदमियों के लिए एक जहर है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर पॉल्यूशन है तो जहां पर भी एक आदमी मानव रह रहा है तो उसके लिए, सबके लिए जहर है। इसके ऊपर हमने उनसे जो भी चीजें मांगी हैं, अगर वो उसके ऊपर बैठे, बैठक बिठाएं, एक पहले चर्चा का, उसके बाद ये अपना जो फरमान उन्होंने तुगलकी फरमान जारी हुआ है इसको उसके ऊपर बाध्य करें। जी, तो यानी कि आप ये मानते हैं कि इससे बहुत से लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उनके ऊपर बुरा प्रभाव ना पड़े इसके लिए कुछ और कदम भी उठाए जाने चाहिए। हमारे साथ महेश चंद्र मेहता जी हैं। महेश जी, आप वकील हैं और आप पर्यावरण के लिए बहुत काम भी कर चुके हैं। इस पूरे मामले में ये कहा जा रहा है कि भाई अब कानूनी मोर्चे पर इसे आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सभी पक्षों को सुने बिना फैसला दिया गया। संविधान कहता है भाई सभी पक्षों को सुना जाना चाहिए, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे में अब एनजीटी कह चुका है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इस फैसले के विरुद्ध। कानूनी मोर्चे पर ये लड़ाई कहां तक आगे बढ़ती नजर आ रही है? कि पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे मित्र ट्रांसपोर्ट से हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये फतवा और इस तरह की जो तुगलक की तरह जो फरमान जारी होते हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि इनको याद होना चाहिए कि आज जो कुछ भी हुआ है आज पर्यावरण की दृष्टि से, वो सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया। और अभी तो ग्रीन ट्रिब्यूनल तो अभी बने हैं, लेकिन अभी जो है वो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो किया है, ये चीज़ें जो है, ये अब जब सरकार बिल्कुल अंधा हो जाए और बहरी हो जाएगी तो क्या करोगे आप? आप जो 5 लाख आपने बताया कि 5 लाख जो बच्चे जो है वो आज, या जो लोग जो है वो मर रहे हैं, तो क्या ट्रांसपोर्ट जो अथॉरिटीज़ हैं, जो एसोसिएशंस हैं, उन्होंने कहीं आवाज़ उठाई अपनी तरफ से कि ये हो रहा है, इसके लिए जो है सरकार को पॉलिसी लानी चाहिए? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस पर इन्फ्लुएंस है वो इन्हीं का इन्फ्लुएंस होता है सरकार के ऊपर, आम व्यक्ति का नहीं है। आम व्यक्ति तो किसी मंत्री से मिल भी नहीं सकता। आपको तो प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलता है, सब कुछ होता है, चीफ मिनिस्टर भी मिलते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन आप बताइए कि आपने कितनी जगह जो है प्रोटेस्ट किया कि नहीं, हमें जो है वो क्लीन जो है वो वायु भी जो है वो क्लीन चाहिए, और फिर जो है वहाँ की जो गाड़ियाँ हैं उनमें जो स्ट्रिंजेंट जो लॉज हैं उसके लिए अप्लाई होने चाहिए, जो टेक्नोलॉजी है वो बदलनी चाहिए। अब लेडिड पेट्रोल था, पहले पूरे देश में लेडिड पेट्रोल था, और उससे कितने बच्चे जो है सारे के सारे वार्षिक जी को मालूम है कितना जो है वो हालत खराब हो रही थी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उस समय ऑर्डर दिए कि लेडिड से अनलेडिड किया जाए, तो क्या फतवा था वो? नहीं, आप बताइए क्या वो फतवा था? मैं आपकी बात का जवाब इसमें छोटे से उसमें देना चाहता हूँ कि जो 2010 के अंदर आउटर जो कुंडली मानेसर पलवल हाईवे बनना था, देखिए सरकार ने क्यों नहीं उसको बनाया? नहीं, तो सरकार के पास जाइए ना। हमने सरकार के पास गए तो ये बहस आगे बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं ऑर्डर पास किए कि आपको टाइम फ्रेमवर्क के अंदर सुपर एक्सप्रेस हाईवे जो दिल्ली को ना छूते हुए बाहर से आउटलेट उसके अंदर निकल जाए। एनजीटी जब उसको एनजीटी को ऑर्डर देना चाहिए था, सरकार को बाउंड आउट करनी चाहिए थी। आप पार्टी थे कि नहीं थे? किसके अंदर जी? एनजीटी में। एनजीटी में हम पार्टी हैं। तो अगर हैं तो फिर उन्होंने सुना होगा कि नहीं सुना? तभी तो मैंने सुना कि फरमान जारी करने की बात कर रहा हूं। अहम बात ये भी है कि आपकी बात आप आगे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुना सकते हैं, लेकिन मेहता जी यही हम जानना चाहते हैं कि आप जाइए, एक कानूनी तौर पर वही बात है कि ये कानून में आगे कानूनी तौर पर हम जानना चाहते हैं आपसे जो कि कुछ भी हुआ, मैं ये कह रहा हूँ, आप बताइए कि अगर फर्ज किया ये सारी की सारी चीज़ें जो सरकार का जो कार्य था, जो पार्लियामेंट का काम था, हमारे कानून जो है वो धरे के धरे हैं। आप देखिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, कहाँ पे लागू हो रहे हैं? ये सबसे बड़ा जो गलत काम हो रहे हैं वो सरकार और नेता लोगों के, और ये जो हमारे ट्रांसपोर्ट के मित्र हैं, सब लोग इकट्ठे हैं इसमें। देखिए मेरा ये कहना है, आप गाड़ी मत खरीदिए, आप गाड़ी मत खरीदिए। अगर आपको गाड़ी चाहे आप जैसे पूरे यूरोप में आप यूरो 6 चल रहे हैं, यहाँ पे 4 के ऊपर भी जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कहाँ की बात आ गई? अब बताइए। मेरा जी, चलिए आप ये बताइए, क्योंकि आप खुद पर्यावरण को लेकर काम करते रहे हैं, अब जो बैन की बात हुई है, जैसे अभी हमने वाशनी जी की बात सुनी, उन्होंने कहा कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि व्यापक योजना आनी चाहिए। आपका क्या व्यू है? लेकिन वो बिल्कुल प्रोफेसर साहब ठीक कह रहे हैं, तो आप कहते हैं कि बिल्कुल जरा भर भी अंतर ना पड़े, फिर तो क्या होगा? अगर जरा भर भी, अगर आप 1% भी कोई चीज कम होती है तो हुई तो है,
लेकिन ये हम कह रहे हैं कि नहीं कुछ होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो फिर सरकारें क्या कर रही हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप ये हम मानते हैं नागरिक कि भी क्या कर आप रहे ये हैं मानते हैं कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अब जी। वक्त है हमें कदम उठाना चाहिए। आप नहीं, मानते हैं कि ये सबको महत्वपूर्ण उठाना होगा। कदम हो सकता है, जी। महत्वपूर्ण शुरुआत हो सकती है। जी। जी टूटू धवन जी, आपसे बात करेंगे। अब आप ऑटो एक्सपर्ट हैं और सबसे बड़ी बात जो इस दिशा में है वो यही है कि भाई गाड़ियों में जो एमिशन नॉर्म्स हैं वो ऐसे होनी चाहिए कि वो वातावरण को ज्यादा पोल्यूट ना करें, प्रदूषण ना फैलाएं। हमारी गाड़ियों में इस समय जो मानक चल रहे हैं उनसे प्रदूषण फैल रहा है। अभी हम BS5, BS6 की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि अभी मेहता जी ने भी कहा कि आवाज उठ रही है कि भाई BS4 के बाद BS6 कैसे लागू करें। एक ऑटो एक्सपोर्ट होने के नाते हमें ये बताने की कोशिश करिए कि आज के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कहां तक संभव है एमिशन नॉर्म्स को फॉलो करना और कहां तक हम आज ये बात कह सकते हैं कि हमारे ऑटो सेक्टर की जवाबदेही भी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि वो भी ऐसी टेक्नोलॉजी को अपनाएं। टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल नहीं होता। देखिए, टेक्नोलॉजी तब इस्तेमाल हो सकती है कि उनके साथ फ्यूल मिले। सबसे पहले प्रॉब्लम तो यही है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास टेक्नोलॉजी पड़ी हुई है, दे आर यूजिंग इट अब्रॉड। सब फॉरेन कंट्रीज के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर सब यूरो 6 चल रही हैं। बिल्कुल। इंडिया के अंदर हमारे पास फ्यूल ही नहीं है उनको देने के लिए, तो वो टेक्नोलॉजी नहीं ला सकते। आप उनको फ्यूल दीजिए एंड गिव देम इनफ टाइम, दे आर रेडी कि आपको टेक्नोलॉजी ले आएंगे यूरो 6 एंड विद यूरो 6 there will be a radical change in environment। तो ये नहीं है मैं कह रहा कि वो बिल्कुल मिशन खत्म हो जाएगी, बट येस डेफिनेटली जो ये हालत इस वक्त हो चुकी है वो डेफिनेटली अंडर कंट्रोल हो जाएगी एंड देयर विल बी नॉट अ पैनिक सिचुएशन जो इस वक्त हमारे यहाँ हो चुकी तो है। आप ये मानते हैं कि जो हमारी ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको भी अपग्रेड करने की जरूरत है ताकि सही फ्यूल गाड़ियों को मिल सके? डेफिनेटली रिफाइनरीज ही हो रही हैं और इनफैक्ट जो गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि वो 2020 तक हमको दे सकेंगे यूरो 6 फ्यूल, तो इसका मतलब ये है कि हम 3 साल और 4 साल और वी हैव टू सफर। और ऑटो सेक्टर्स तो कह रहे हैं कि भाई कहाँ तो 2024 का लक्ष्य था, फिर 2021 का लक्ष्य बना, अब 2020 पे आ गए हैं, तो हम कैसे करेंगे? वो भी तो सवाल उठा रहे हैं। वो तो तैयार बैठे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी तो तैयार पड़ी है। विद इन 1 ईयर दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस यूरो 6 टेक्नोलॉजी स्ट्रेट अवे, जो उनको एश्योरेंस मिल जाती है। यू सी दे कैन नॉट स्टॉप प्रोडक्शन, दे हैव टू चेंज ओवर। तो जो यूरो 6 आपका पास फ्यूल आ जाता है एंड यू गिव देम एश्योरेंस कि आपको इन 6 मंथ्स और 8 मंथ्स इट विल बी अवेलेबल, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी जो असेंबली लाइन है दे विल स्टार्ट चेंजिंग दोस, दे हैव गॉट एवरीथिंग। टूटू जी, एक बात बताइए, जैसे हम विदेशों में भी देखते हैं ना कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अब इंटरनल कंबशन इंजन जो है उनको बैन करने की सोच रहे हैं। बहुत से देश अब इस दिशा में सोचने लग गए हैं कि भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हाइब्रिड गाड़ियां उन्हें सामने लाया जाए, वो एक स्वच्छ जरिया हो सकता है। क्या आपको लगता है कि भारत भी तैयार है इस तरीके के परिवर्तन के लिए? अभी तो हम सोच भी नहीं रहे उस बारे में। बिल्कुल, वो हमको वी हैव टू स्टार्ट सीरियसली थिंकिंग कि अगले 5 साल के अंदर अंदर ये परिवर्तन आ जाएंगे। जो हम इस वक्त झगड़ा कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, हमारे पास 5 साल के बाद ये हो सकता है कि यूरो 6 टेक्नोलॉजी की जरूरत ही ना पड़े। वी विल गो स्ट्रेट इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर सिटिंग ऑन द साइड। हर कार मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी ऑल्टरनेट बिजनेस सोच रखी हुई है। ये जिस दिन बैन हो गई इंटरनल कम्बशन इंजन, तो इसका मतलब नहीं कि उनके शटर डाउन हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। दे विल हैव टू स्विच ओवर और उनके दे ऑलरेडी गॉट एवरीथिंग रेडी। इनफैक्ट अमेरिका के अंदर तो गाड़ियां चल रही हैं, यूरोप के अंदर भी गाड़ियां चल रही। हमारे पास अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तैयार। जो आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले भी आए किसी तरह, तो हाउ आर वी गोइंग टू प्रोवाइड देम सर्विस एंड चार्जिंग स्टेशन एंड चार्जिंग हब्स, जहाँ से उनको आप इंश्योरेंस मिले कि आपकी गाड़ी सुबह निकली है और रात को घर वापस पहुंच जाएगी, इंक्लूडिंग योर चिल्ड्रन एंड वाइफ। सो ये चीजें भी सोचने, उसके बाद एवरीथिंग इज अवेलेबल। चलिए, हमारे साथ पल्लव बागला जी हैं, आप विज्ञान से जुड़े मामलों के वरिष्ठ पत्रकार हैं। पल्लव जी, जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि फ्यूल एक बहुत बड़ी जरूरत है, आपको क्या लगता है कि जब हम तकनीक की बात करते हैं, तकनीक हमारे पास है लेकिन तकनीक खर्चा भी मांगती है, और ये बात भी उठ रही है कि अगर हम आधुनिक तकनीक की ओर कदम बढ़ाएंगे तो हम पैसा कहां से लेकर आएंगे? तमाम कंपनियां ये मुद्दा भी उठा रही हैं। एक विज्ञान के जानकार होने के नाते आपको क्या लगता है कि जब हम डीजल गाड़ियों पर बैन करते हैं, 15 साल से पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर देते हैं, तो उससे पर्यावरण पर वैज्ञानिक तौर पर कितना असर पड़ सकता है? देखिए, इसका आर्गुमेंट बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप गाड़ियों पे स्क्रैप करने की बात कर रहे हो, 5 लाख जानें स्क्रैप होती हैं कि नहीं, उसकी कितनी कीमत है? उसकी कीमत की कौन भरपाई करेगा? उसकी कीमत किसी ने आकलन किया है कि एक जान की कितनी कीमत है? वो 5 लाख जानें जो जा रही हैं वो किस कारणों से जा रही हैं? और ये कहना कि कुछ नहीं करा जाए, ये ऐसे ही चलता रहे मामला, तो ये नहीं चल सकता। देखिए, जब बीमारी बढ़ जाती है
कैंसर बढ़ जाता है तो क्या करना पड़ता है? सर्जरी। सर्जरी करनी पड़ती है। ये वो सिचुएशन आ गई है जहां आपके लेजिस्लेचर ने कुछ नहीं किया, एग्जीक्यूटिव ने कुछ नहीं किया, ट्रांसपोर्टर्स ने कुछ नहीं किया, तो कहीं ना कहीं जजेस ने आगे बढ़ के कदम उठाया है और सर्जरी करी है। और ये सर्जरी कहीं ना कहीं लोगों को स्टमक करनी पड़ेगी। अगर जी, आप अगर ये- अगर कहीं ना कहीं आपको जान बचानी है, साफ हवा देनी है, तो आपको ये सारे कदम बढ़ाने पड़ेंगे। फ्यूल भी आपको यूरो 6 का लाना पड़ेगा, इंजन भी आपको यूरो 6 के लाने पड़ेंगे, और जनता की तरफ से भी आपको बहुत ज्यादा एक कंसल्टेटिव प्रोसेस चाहिए। किसी का ये कह देना कि नहीं साहब हम नहीं करेंगे, हमारी एसोसिएशन तो ये नहीं कर सकती, पुरानी गाड़ियों को क्या होगा, इतने लोग रोजगार जा रहे हैं। अरे इतने लोग जो मर रहे हैं उनके यहाँ भी तो किसी का नुकसान हो रहा है, उस परिवार का क्या हो रहा है जिसके पांच व्यक्ति का नुकसान हो रहा है, बाबा जी, उसकी आप कौन हमें ये करेगा समझा भरपाई? सकते हैं कि प्रदूषण की जैसे बात हो रही है कि बहुत सारे अन्य स्रोत भी हैं, लेकिन गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण किन मायनों में ज्यादा गंभीर है अन्य प्रदूषण के मामले में? देखिए, कारण कई हैं प्रदूषण के, लेकिन उनमें से डीजल जो है एक बहुत बड़ा डेविल माना जाता है और हरदम से रहा है। पेट्रोल कम है, डीजल ज्यादा है, और हमारे यहाँ जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें से प्रदूषण बहुत होता है। और खासकर जो गुड्स कैरियर हैं, आप देखिए उनके अंदर से कैसा धुआं निकलता है, कोई तरह की मेंटेनेंस नहीं होती है। टूटू साहब तो इसके बड़े जानकार हैं। आप रोड पे देखिए कितनी कम मेंटेनेंस होती है गाड़ियों की, पुराने ट्रक्स की, पुराने उसको। ये कहना कि उनके ऊपर कुछ नहीं करा जा सकता, उनकी किश्त बढ़ जाएगी, ये तो माने नाजायज बात है। मेरे को नहीं लगता कि ये कहीं पे भी किसी कोर्ट ऑफ लॉ में ये अफोर्ड की जाएगी। मेहता साहब बैठे हैं, वो इस सारे आर्ग्यूमेंट को आज से नहीं 30 साल से करते आए हैं, और ये हम पहली बारी नहीं सुना है। ये जब सीएनजी इंट्रोड्यूस हुई थी तब भी ये कहानी हुई थी, अरे आपको दूध नहीं मिलेगा, एम्बुलेंस नहीं चलेंगी, टैक्सी बंद हो जाएंगी, ऑफिस बंद हो जाएंगे। अभी जब ऑड इवन हुआ तब भी यही कहानी सुनी थी, ऑफिस बंद हो जाएंगे। अरे कुछ नहीं हुआ, सब चलता रहा। माना ऑड इवन से पोल्यूशन कम नहीं हुआ, वो होना भी नहीं था। लेकिन ये जो है कहानी हमने कई बारी सुनी है, और ये जब कोर्ट इंटरवीन करता है तब सारे लोग शांत होके एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको। जी, तो यानी कि अब हमको भी देखना होगा कि अब इसका असर कैसे होता है। यहाँ पर हम बात मदन मोहन जीरा जी आपसे करना चाहेंगे कि ये फैसले सफल तब होंगे जब इनका क्रियान्वयन सही होगा। आप पर्यावरण मामलों के पत्रकार रहे हैं, आप ये भी जानते हैं कि वक्त वक्त पे जो निर्णय लिए जाते रहे हैं वो असफल ही साबित होते रहे हैं, इस वजह से कि मौजूदा तंत्र उन्हें सही तरीके से क्रियान्वित नहीं कर सका। आज इस चैलेंज के लिए क्या हम तैयार हैं? देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा कि मैं पहले से देख रहा हूँ। पहले आपको याद है कि जब पहले दिल्ली में इंडस्ट्री और जो आवासीय कॉलोनियाँ एक साथ हुआ करती, कहीं भी इंडस्ट्री हुआ करती थी, तो उस समय भी एक शुरुआत हुई मेहता जी की तरफ से, तो वो उसमें इंडस्ट्रियाँ हटाई गई या उनके लिए एक जगह फिक्स की गई। उस समय भी काफ़ी विरोध हुआ था इसका कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ कमियाँ सरकार की तरफ से हुई, लेकिन बाद में इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद सीएनजी वाला इशू आया, तो उस समय भी ये दिक्कत आई थी कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, लेकिन फाइनली वो भी इम्प्लीमेंट हुआ। तो अनुभव हमने काफ़ी सीखे हैं पहले से, और जो कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं उनको जो सरकारी तंत्र अब बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करता है, और सरकार की एक अपनी योजना होती है और एक कोर्ट का जो डायरेक्शन होता है, उसको हमेशा ये देखा गया है कि कोर्ट के डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करने में सरकारी एजेंसियाँ आगे रहती हैं। लेकिन उसमें जो कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं वो रहेंगी। जैसे हमारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े हुए प्रतिनिधि ने उन्हें कुछ अपनी बातें बताई, वो ठीक है। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि 1600 एम्बुलेंस हैं दिल्ली में, और उसमें से 800 एम्बुलेंस ऐसी हैं जो करीब 15 साल से ज़्यादा पुरानी हैं। ठीक है, 800 एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस की कीमत अगर 5 लाख रुपए भी होगी तो 40 करोड़ रुपये इमीडिएट चाहिए। तो एम्बुलेंस ऐसी सर्विस है कि आप उसको रातों रात 800 एम्बुलेंस को अगर सड़क से बाहर कर देंगे, और 800 एम्बुलेंस आप रातों रात नहीं खरीद सकते कि आप इतनी एम्बुलेंस कहीं रेडी नहीं मिलती। किसी इंडस्ट्री के पास भी जाएंगे तो आपको 800 एम्बुलेंस रेडी नहीं मिलेंगी। 40 करोड़ का बजट पास कराना होता है, तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर होता है। नहीं तो बजट पास करना, अभी जो अधिकारी बजट 40 करोड़ रुपये कर देगा, कल को वही जेल में चले जाएगा पहले। तो एक सिस्टम होता है, और उसको फॉलो करने के लिए कुछ टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि जो कोर्ट ने पहल किया है, बहुत अच्छी पहल की है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सरकार को एक टाइम दिया जाना चाहिए। और
देखिए कोर्ट अपने तरीके से सोचता है, लेकिन जब सरकार काम कराती है तो सरकार को सब पक्षों की सुननी पड़ती है। उन्हें इंडस्ट्री वाले की भी सुननी पड़ेगी, उन्हें जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं उनकी भी सुननी पड़ेगी, उन्हें एम्बुलेंस को भी देखना पड़ेगा, उन्हें विंटेज कार वाले कह रहे हैं कि भाई हमारी तो विंटेज कार है, हम तो कभी कभी चलाते हैं, तो उनकी भी सुननी पड़ेगी। तो यानी कि कहीं ना कहीं प्रशासन को और तंत्र को मजबूत होना पड़ेगा, अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा ताकि जो फैसले लिए गए हैं वो सफल हो सके। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात ये भी हो जाती है कि आम जनता, उन्हें जो मुश्किल हो रही है नीति ना होने की वजह से, उनका क्या होगा? क्या स्क्रैप के लिए कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं होनी चाहिए? क्या जिन लोगों को अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ रही है उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए? यहाँ पर रुकेंगे, एक ब्रेक ले, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जनता जुड़ी हुई है, उनसे लेंगे इसी मुद्दे पर उनके विचार। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या ही? सर ये साइड से? नहीं नोज पियर्सिंग यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। समाजवादी एम्बुलेंस सेवा एक ऐसी योजना जिसने जाने कितनी ही जिंदगियों को बचाया है। पूरे उत्तर प्रदेश में घायलों और गर्भवती महिलाओं को तुरंत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के लिए एकदम मुफ्त एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। बस 108 नंबर मिलाना है। बच्चे की खुशी में दोनों की शक्ति जरूरी है ना? जैसे दोनों का जोश और दोनों का दिमाग, और ठीक इसी तरह दस्त होने पर भी दोनों जरूरी, जैसे ORS और जिंक। जी हाँ, दस्त होते ही हर बार ORS घोल और दिन में एक बार जिंक की गोली पूरे 14 दिनों तक। दोनों से मिले जल्द आराम, पूरी हो पानी की कमी और मिले दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत। दस्त होते ही ORS और जिंक, दोनों की जोड़ी, देखभाल पूरी। धन्यवाद मेरे मिड डे मील के लिए। धन्यवाद मेरे गांव को सड़क से जोड़ने के लिए। धन्यवाद मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए। धन्यवाद मेरा रिटायरमेंट सुरक्षित करने के लिए। धन्यवाद मेरी फसलों के बीमा के लिए। आप सभी टैक्स पेयर्स का कोटि कोटि धन्यवाद। हमेशा की तरह अपना आयकर रिटर्न फाइल करना ना भूलें। आखिरी तारीख 31 जुलाई 2016। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो बहुत परेशान करते हैं मुझे। रैगिंग के नाम पे टॉर्चर करते हैं। सीनियर्स रैगिंग नहीं करेंगे तो तुम स्मार्ट कैसे बनोगे? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? बी ए मैन। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। आपके बच्चे की छोटी सी शिकायत किसी बड़ी मुसीबत का पैगाम हो सकती है। उसे नजरअंदाज ना करें। डोंट इग्नोर, टेक एक्शन। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। किसानों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए किसान दुर्घटना बीमा योजना की भी नींव रखी गई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं चर्चा में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने गाड़ियों पर जो बैन लगाया है वो कहां तक व्यवहारिक है, क्या उसके परिणाम होंगे। हमारे साथ जनता भी जुड़ी हुई है, क्योंकि इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान कई ऐसे सवाल भी उठे हैं जिनके जवाब तलाशने जरूरी है, क्योंकि उनका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। तो आइए लेते हैं जनता के सवाल।
जी, क्या लगता है आपको? मैडम, ये जो है, जो गाड़ियाँ बंद करने का प्रोसीजर चालू हुआ है, उसे कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी जरूरी थी, परंतु इसके साथ साथ सभी लोगों का ध्यान रखा जाए, इस चीज़ का भी बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी वो एम्बुलेंस के लिए कह रहे थे, और भी बहुत सारी गाड़ियाँ इस तरह की ज़रूरी हैं, उनके बारे में भी सोचा जाए। और जैसे जो ड्राइवर्स हैं, प्राइवेट ड्राइवर्स हैं, जैसे भी हैं, उन सभी के लिए सोच के ही तभी काम किया जाए, तभी सक्सेस हो पाएगा। परेशानी तो कोई भी नया काम करोगे, परेशानी तो होती है। तो लगता है आप तैयार हैं इस परेशानी के लिए? जी मैम, जैसा कि सर ने बताया कि जितने भी दिल्ली गवर्नमेंट्स, दिल्ली से जो गाड़ियाँ चली जाएंगी, तो कल को अगर अदर जो स्टेट्स हैं वो भी अगर इस चीज़ को लेने लग गए और उन्होंने भी कहा कि डीजल्स की गाड़ियाँ हटा दी जाएंगी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा फिर? जी वाशना जी, ये बात जरूर बताइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई यहाँ की गाड़ियां बाहर भेज देंगे तो उससे डाइवर्ट कर रहे हैं आप प्रदूषण को, कम तो नहीं कर रहे हैं। इनकी रजिस्ट्रेशन ही खत्म हो जाएगी। जब रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाती है तो उस गाड़ी का कोई वजूद नहीं है कि वो कहीं पे भी चल। तो वो एनओसी देने की बात की जा रही है। अच्छा, कुछ गाड़ियों को एनओसी देने की बात की जा रही है जो कि सिर्फ 10 साल से आगे जा चुकी है, लेकिन 15 साल से कम है। तो सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी जो कि इनकी मात्रा बहुत कम होगी। और ऐसी जो स्थिति होगी जहाँ पे कभी पोल्यूशन की मात्रा कम है और वहाँ पर अभी गुंजाइश है कि गाड़ियाँ और बढ़ सकें, तो वहाँ पे 1-2 साल वो गाड़ियाँ चल सकती हैं। सिर्फ वही स्थिति है। लेकिन एनओसी किसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से हम मेंटेनेंस करते हैं तो उसमें बहुत सारी गाड़ियाँ को एनओसी मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। एक इसमें बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि जो एक समस्या है गाड़ी को स्क्रैप करने की, उसके बारे में भी पर्यावरण की अलग तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं। गाड़ी के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारी प्लास्टिक होती है, और उसके साथ साथ उसके अंदर काफ़ी सारा एस्बेस्टस होता है जो क्लच प्लेट में लगता है। तो उस सब के निवारण के लिए हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में अब इन सामान का इकट्ठा होना है। और इसमें पॉलीयूरेथीन नाम की एक चीज़ होती है, प्लास्टिक, वो भी है, तो उससे डाइऑक्सीन निकलती है, तो एक दूसरे तरह का। तो इसके बारे में जो एक पॉलिसी बननी चाहिए और एक जो स्थान नियत होना चाहिए जहाँ पर ये सब रखा जाएगा, वो बड़ा जरूरी है। जी बिल्कुल सही कहा। मैं पूछना चाहूँगा वाशना जी, एक अपना जो पिछले टाइम में जो गाड़ियाँ स्क्रैप हुई हैं, दिल्ली के आसपास चारों तरफ एक जुगाड़ के नाम से चीज चलती है, तो ये जो गाड़ियाँ दिल्ली से निकल के जाएंगी वो तो सब वहाँ पे जुगाड़ बन जाएंगी। मेहता जी आप कहेंगे कुछ इस बारे में? एक तो जो फ्यूल की आपने कहा था, फ्यूल की जो बड़ी बात है कि हम जो है वो मेजर जो फ्यूल है, जो मेरे 90% होगा जितना भी, हम बाहर के देशों से मंगवाते हैं। और जब हम मंगवाते हैं तो वहीं से क्यों ना क्लीन फ्यूल आना चाहिए जो कि भारत BS6 के बराबर का हो। वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमने खरीदना तो है ही है। जब खरीदना है तो हम रॉ ला के फिर यहाँ पे रिफाइनरीज में होता है, और ये चर्चा जो है इस तरह से कभी भी खत्म नहीं होगी। मेरा है कि अगर ये भारत तो एक अहम सुझाव है, लेकिन जुगाड़ के लिए क्या कहेंगे आप? तो दूसरा जो है, जहाँ तक जुगाड़ की बात है, जो पूरे देश में जो स्क्रैप है, जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसके ऊपर तो सरकार का काम है, वो कोर्ट तो नहीं हर सब जा सकता। और कड़ी सख्ती होनी चाहिए कि ये नहीं होगा कि उस तरह से जुगाड़ बन के फिर और ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। बात वही है कि क्रियान्वयन पर सवाल उठ जाता है वो भी, और पूरे खेत आप देखिए कि उसका एग्रीकल्चर के ऊपर कितना इम्पैक्ट हो रहा है। लोगों के वहां पे भी तो लोग हैं, हम कोई दिल्ली के लोग स्पेशल लोग नहीं हैं। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर आया है कि डीजल गाड़ी जो है वो बैन हो जाएगी, पर उस दौरान भी जो प्रोडक्शन है जो कार का वो हो रहा है। एक तरफ से आप बैन कर रहे हो और दूसरी तरफ से आपको जो है कंपनीज गाड़ी दे रही है, तो कहीं ना कहीं हमें कंपनीज पे भी रोक लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? नहीं, उसके देखिए पहली तो बात यह है कि जो कंपनीज हैं वो उनके ऊपर किसका कंट्रोल है? कोर्ट का नहीं है, उसको सरकार का कंट्रोल है। और रुकना चाहिए, क्योंकि कंपनीज ये बना के मैन्युफैक्चर करके बाहर के देशों में तो BS6 बेच रही हैं। नहीं सर, पर कहीं ना कहीं एक जगह से हम रोक लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जी, लेकिन वही बात है कि रोक 10 साल से पुरानी गाड़ियों पर है, लेकिन गाड़ियां नई भी बिक ही रही हैं। जी कोई और सवाल? मैम, जैसा अभी सर ने पहले बताया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी की तरफ से आई थी ये सवाल कि पॉलिसी मेकिंग तो हमने कर ली है, फॉर्मुलेशन हो चुका है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा? NGT ने बात बता दी, ये कर लो वो कर लो, यहाँ की गाड़ियाँ उठा के गाँव के मतलब जहाँ पे क्राउड कम है, पॉल्यूशन अभी नहीं है, वहाँ पे लेके भेज दो। आपने बात करी कि ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कैसे होगा? हमें पहले से पता है हमारा सिस्टम कैसे क्रियान्वयन पे ही सवाल। जी चलिए अब कुछ और सवाल लेते हैं। जी मेरा सवाल सीके सर से और मेहता सर से, दोनों से है। सर, अभी 3 साल से कहीं वर्षा नहीं हुई थी, लेकिन दिल्ली में पहली बार बहुत ही ज़्यादा 100% वर्षा आई है। मुझे लगता है कि सॉल्यूशन ये नहीं होना चाहिए कि हमें पेड़ पे ज़्यादा ये करना चाहिए कि रेदर ये सब जो हम लोग ये कर रहे हैं, कार की बात कर रहे हैं, तो पेड़ की लगाने का बात सबसे ज़्यादा होना चाहिए सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिल्ली सरकार ने एक और कर दिया है कि ऑनलाइन पेड़ कटिंग की बात कर रहे हैं। वो
अब इससे घातक ज्यादा नहीं होगा कि किसी को 3 दिन में नहीं मिलता है तो पेड़ को काट दो। जी, पर आज चर्चा का विषय डीजल गाड़ियों का बैन है, वरना प्रदूषण पर जब व्यापक चर्चा हो तो ये एक अहम कारक हो सकता है। जो बात कर रहे हैं या इसमें ये तो पेड़ जो है वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं उनका होता है। बिल्कुल ये बात मुझे खुशी है एनजीटी ने जो फैसला किया है, बहुत सराहनीय कदम उठाया है। जो काम सरकार को करना चाहिए था सरकार ने नहीं किया, वो कोर्ट के द्वारा हो रहा है। और दूसरा ये क्रियान्वयन नहीं होगा, वो करना पड़ेगा, कोर्ट की बात माननी पड़ती है। अगर कोर्ट की बात नहीं मानोगे तो कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। और अगर कोर्ट में ऐसी जिद भी नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको अमेंडमेंट भी कर देते हैं। जी, तो आप सहमत हैं इस कदम से? जी, मैं ये पूछना चाहूँगी कि डीजल कार्स पे तो बैन लगा दिया है, पर अभी जैसे न्यूज़ में आया था कुछ टाइम पहले कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं दिल्ली में, वहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन है। तो मेरे ख्याल से बैन जो है वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ पे होना चाहिए शायद। जी, सवाल? मैडम बाइक भी बैन है क्या? अभी आप बचे हुए हैं, लाइए। जी, और सवाल? मेरा क्वेश्चन है कि हमारे पास है कि एक नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। हमें पता है पॉजिटिव इफेक्ट की इस बैन से कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पॉल्यूशन के लिए कहा गया है कि हाईवे से सटे हुए एरिया से निकाल दिया जाए, दिल्ली से सटा जो हाईवे है वहाँ से गाड़ियाँ निकाल दी जाए। पर हवा का तो कोई रुख नहीं है, वो तो दिल्ली में भी आएगी, राजस्थान में भी जाएगी। दिल्ली में पॉल्यूशन कम होने की गारंटी नहीं है, पर नेगेटिव इफेक्ट तो है कि जो लोग ये गाड़ियाँ चला रहे हैं वो अपने सर्वाइव कैसे करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? जी बिल्कुल। और सवाल? हमारा कहना ये है कि इसमें बिना जवाबदेही के कुछ नहीं होने वाला है। इसमें कौन जवाबदेही है? मतलब सभी को इसमें जवाबदेही बनना पड़ेगा, पूरे नागरिक को, तभी ये संभव हो पाएगा पर्यावरण को मिटाना, पर्यावरण की समस्याओं को। जी मैडम, मेरा कहना ये है ट्रांसपोर्ट से पोल्यूशन जो हो रहा है वो 17% हो रहा है, सर ने जैसे बताया। लेकिन जो 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं उससे सिर्फ हम 2% ही 17% में से कम कर सकते हैं। लेकिन 2% के लिए जो हम करोड़ों रुपए में गाड़ियों को कबाड़े में देंगे, क्या उसके लिए मतलब पब्लिक से पहले सरकार को कोई ऐसी पॉलिसी लेके आनी चाहिए जो यानी कि आम जनता को जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। मेरा ये सवाल है कि सभी नागरिकों को, देश के सभी नागरिकों को बैक टू नेचर, मतलब प्रकृति की ओर लौटना चाहिए जो वो भूल चुके हैं आज के संदर्भ में। और मैं कहना चाहूँगा सर से, मेरा सवाल है कि जो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जो बनाया गया था जमुना किनारे, तो उसमें एनजीटी ने जो भूमिका निभाई, तो उस संदर्भ में क्या चल रहा है मामला, मतलब प्रोसीजर क्या चल रहा है? उसमें कोई कार्रवाई हुई या कुछ छुपाया गया? अब खाली गाड़ियों पर रोक लगाने से तो प्रदूषण रुक नहीं सकता, उसके बहुत ही कारण है। जैसे हमारे पर्यावरण सर ने कहा कि उसके मूल बहुत कारण है। तो मूल कारण जैसे गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, मिथेन, सल्फ्यूरिक अम्ल, तमाम गैसेस हैं जो उसका प्रभाव करती हैं। और जैसे हम नाइट्रोजन गैस और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को भी देखते हैं, जो रेफ्रिजरेटर, एसीज, ये सुविधाएं जो भोग विलास है, इसके कारण भी तो मतलब पर्यावरण पर इफेक्ट पड़ता है। तो इनकी और क्यों नहीं, और बैक टू नेचर की ओर जाने का संदेश मैं देना चाहता हूँ जनता को। जी, और सवाल? सर, मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे हम पानी को मतलब कि प्योरीफाई करके पीते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है, तो वैसे ही हम मतलब कि इनमें ट्रकों में कुछ ऐसा चीज़ लगाए कि जो धुआं निकलते हैं कि वो थोड़ा मतलब कि कम हो। जैसे कि ऑटो में साइलेंसर का प्रयोग होता है प्रदूषण कम करने के लिए, वैसे ही ट्रकों में भी कुछ किया जाए। जी, प्रदूषण के लिए ट्रक वालों की जवाबदेही बनती है काफी। हाँ, आपसे जवाब लेंगे। एनजीटी ने भी लागू किया मैम कि डीजल बैन वाली गाड़ी बैन लगाया जाए, लेकिन मैम सीएनजी से भी तो कैंसर, मैंने पढ़ा भी कुछ दिन पहले, सीएनजी से कैंसर होता है। मैम, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि बाउंड्री तक आते हैं तो बाहर से जैसे कोई भी ट्रांसपोर्ट्स लेके आएंगे, माल लेके आएंगे, वो एक बाउंड्री तक रुक जाएंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर जब हमें वो माल लेके जाना है तो वहाँ से जो व्हीकल्स आएंगे वो छोटे छोटे व्हीकल्स आएंगे और उसके अंदर फिर उनको लोड करके लेके जाया जाएगा। तो क्या उससे दिल्ली के अंदर ट्रैफिक नहीं होगा? जी बिल्कुल, यही समस्या है जिसका निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। संदीप जी, यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे ये बात, क्योंकि ये बात बार बार उठ रही है। एक रोल ऑन रोल ऑफ पॉलिसी भी रिक्वेस्ट की गई है ट्रकर्स की तरफ से कि भैया रेलवे अगर ये सुविधा दे दे जो संभव लग नहीं रही है। आप लोगों को ऐसी कौन सी सुविधाएं चाहिए ताकि दिल्ली के प्रदूषण में जो ट्रकों का योगदान कहा जा रहा है बहुत ज्यादा है, वो कम हो सके? पहली बात तो जो जितने केएमपीज बनने हैं, जितने जैसे केएमपी कुंडली मानेसर पलवल हाईवे बनना है या जितने भी बाईपास बनने हैं, समय पहले तो उनका बनना बहुत जरूरी है, जिससे कि जो दिल्ली का सिर्फ इस्तेमाल इसलिए होता है कि बाईपास करना है उनको, दिल्ली के अंदर ना आना है ना जाना है, दूसरी स्टेट में जाना है, बाकी और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए दिल्ली में से होके जाना है। वो सब चीज समय पहले रोक होनी चाहिए। उसके लिए सरकार को निर्धारित समय के अंदर
बाईपास बनाने चाहिए जिससे कि ट्रक जो नेबरिंग स्टेट्स के हैं वो एक दूसरी जगहों पे जा सकें। नंबर 2 बात, जैसा कि हमारे वकील साहब कह रहे थे कि हमारा रोल, देखिए ना तो ट्रक हम बनाते ना हम डीजल बनाते, सरकार जो डीजल मुहैया कराती है हम वो इस्तेमाल करते हैं, जो कंपनी हमारे को ट्रक देती है हम वो इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक सवाल है फिटनेस का, हर साल गाड़ी की 6 महीने में फिटनेस, साल में 2 बार ही फिटनेस होती है। जब तक फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होता गाड़ी नहीं चल सकती सड़क के ऊपर। उसके नॉर्म्स और कैडे कर दें सरकार, जो नॉर्म्स हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट लेके गाड़ी को सड़क के ऊपर चला रहे हैं। कल भी अरविंद केजरीवाल जी से हमने एक चीज कही कि मेट्रो जो है उसको गुड्स के लिए हमारे को मुहैया कराई जाए, उसके अंदर 1 डब्बा लगाया जाए, 2 डब्बे लगाए जाए। मेट्रो के जो आउटर सर्कल्स हैं उनके साथ लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जाए। जो आउटर की जो रेलवे चल रही है जिसके EMU वगैरह चलती है उसके साथ लॉजिस्टिक्स पार्क्स बनाए जाए और उसके अंदर भी हमारे को डब्बे लगा के दिए जाएं जिससे कि हम उसके अंदर कैरिज कर सकें। यानी कि ऐसे बहुत से सुझाव हैं जो आप लोग दे रहे हैं। बाकी देखिए 2 चीजें हैं। एक अगर आप मास्टर प्लान 2021 देखें उसके अंदर 5 इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्सेस का जिक्र है जो कि पैराफ्री पे बनने हैं। अगर वो बन जाएंगे तो सड़क दिल्ली के अंदर ट्रक आएंगे ही नहीं, बाहर रुक जाएंगे और वहां से जैसा कि उन्होंने कहा कि छोटी गाड़ियों में आने में उसके अंदर हम CNG वगैरह लेके जा सकते हैं। एक सवाल जैसा कि भाई साहब ने कहा एक चीज कि इलेक्ट्रिक, उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक के अंदर भी हम लेके आएंगे तो बेसिकली तो सब में ज्यादा जो पॉल्यूशन है, अगर आप देखेंगे थर्मल पावर प्लांट जितने भी हैं 55% तक पॉल्यूशन फैला रहे हैं। हमसे NGT के ऊपर हर एंट्री के ऊपर पैसे लिए जाते हैं कि आप दिल्ली में घुसेंगे तो आपको एंट्री टैक्स, ग्रीन टैक्स, जिसको ग्रीन टैक्स बोलते हैं, ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। मेरा सवाल है सरकार से इस माध्यम से कि वो जो पैसा लिया जा रहा है वो जो पोल्यूशन सुधार के अंदर लगना चाहिए। कौन सा ऐसा प्लांट लगाया गया है, करोड़ों रुपए आ चुके हैं, कई 100 करोड़ रुपए आ चुके हैं, वो करोड़ों रुपए कहां पर है? कि हर मोर्चे से कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि समस्या इतनी व्यापक है, इससे इतने लोग प्रभावित हैं और नीति नियमों की कहीं ना कहीं दरकार है, कमी है और होने बहुत जरूरी है। यानी कि इस परिणाम जो आने हैं वो सामने, सबके सामने इस समय तक महसूस किए जा रहे हैं, लेकिन उन परिणामों के आगे क्या हमारा तंत्र, हमारा प्रशासन, हमारी सरकारें कुछ ठोस कदम उठाएंगी ताकि जो आम लोगों को मुश्किलें होनी है या जो विभिन्न पक्ष हैं उनके सामने सवाल खड़े हो रहे हैं उनके भी जवाब मिल सके। यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट से यहाँ पर कमेंट्स भी लेंगे, फाइनल कमेंट्स, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहें चर्चा में। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। निराश्रित महिलाओं को हर महीने पेंशन भी दी गई। इनकी बेटियों की शादी के लिए अनुदान दिया जाता है। जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, किशोरी शक्ति योजना जैसे कई योजनाएं प्रदेश में चलाई जा रही हैं, जिनसे महिलाएं सशक्त और स्वस्थ हो रही हैं। धन्यवाद मेरे मिड डे मील के लिए। धन्यवाद मेरे गांव को सड़क से जोड़ने के लिए। धन्यवाद मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए। धन्यवाद मेरा रिटायरमेंट सुरक्षित करने के लिए। धन्यवाद मेरी फसलों के बीमा के लिए। आप सभी टैक्स पेयर्स का कोटि कोटि धन्यवाद। हमेशा की तरह अपना आयकर रिटर्न फाइल करना ना भूलें। आखिरी तारीख 31 जुलाई 2016। ये लो अम्मा, तुम्हारे लिए लाठी। जिंदगी में घटे किसी हादसे का मतलब ये नहीं कि इंसान हार मान जाए। यही मानना है गायत्री का। एक हादसे में मैंने अपना पति तो खोया, मगर हिम्मत नहीं हारी। मुसीबत की इस घड़ी में मेरी मददगार बनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। योजना के तहत 40 से 79 साल तक की BPL विधवाओं को 300 रुपए महीना पेंशन दी जाती है। जिंदगी अब हारेगी नहीं। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा से लेकर तरक्की तक की नई योजनाएं बनाई गईं। गरीब परिवारों की लड़कियां पढ़ सके,
अच्छी शिक्षा ले सकें, इसके लिए कन्या विद्याधन योजना चलाई गई है। तो एक ऐसी समस्या है ये जिसके कई तरीके के हल सामने लाने बहुत जरूरी हैं, लेकिन क्या ये हल संभव है? फाइनल कमेंट्स लेते हैं हमारे मेहमानों से। जयराज जी, आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे क्योंकि आप एक पर्यावरण के मामलों के पत्रकार हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अब यहाँ से आगे क्या? फैसले तो सामने हैं, लेकिन अब इसके आगे क्या? देखिए, मैंने जो अभी बातें सुनी, हमारे साथियों ने अभी बोली, जो यहाँ पे दर्शक आए हैं, एक तो सबसे पहले क्यूरियोसिटी इस बात की है कि दिल्ली में डीजल व्हीकल बंद कर दिया, लेकिन कंपनियां डीजल व्हीकल बना रही हैं। तो वो इसलिए बना रही हैं क्योंकि वो बैन सिर्फ दिल्ली और एनसीआर में ही है, बाकी जगह वो बेच सकते हैं। दूसरा ये है कि जैसे दिल्ली में BS4 मानक अभी चल रहे हैं, तो दिल्ली में BS4 चल रहे हैं, बहुत सारे सिटी हैं वहाँ BS3 पे ही चल रहे हैं अभी। मतलब दिल्ली में BS4 की गाड़ी अभी नहीं बिकेगी, लेकिन आप मेरठ में जाएँ, वहाँ पे BS3 की गाड़ी वहाँ आप खरीद सकते हैं, उस गाड़ी को लेके आप दिल्ली में आ सकते हैं। ठीक है, तो एक तो जो ये रूल इस तरह से बने हैं कि आप मतलब आप BS4 दिल्ली में नहीं बेच सकते, लेकिन दिल्ली से आप मेरठ से लेके आप यहाँ आ सकते हैं, और ये हो भी रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि अब जो दिल्ली की जो हवा है वो सिर्फ दिल्ली को ठीक करने से नहीं होगी, पूरा उसका एक सेट बनाया, यहाँ से राजस्थान से लेके, हरियाणा से लेके, उधर पंजाब से लेके, इधर यूपी से लेके, तो सराउंडिंग स्टेट हैं, उन स्टेट का की हवा कैसी है वो इम्पैक्ट करता है। आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से अभी जैसे सर्दियों में वहाँ पुआल जलाई जाती है तो दिल्ली में एकदम धुआं भर जाता है। तो आप दिल्ली में चाहे सारी गाड़ी बंद कर लो, जब तक पीछे से नहीं होगा तो तब तक वो दिल्ली की वो हवा साफ नहीं हो पाएगी। इसलिए जो भी पॉलिसी बने वो लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख के बने, और उसको सिर्फ दिल्ली तक सीमित न करके पूरा देश भर के लिए बने। आप ये बड़ा अजीब सी बात है कि आप 10 साल पुराने वाहन को दिल्ली से हटा देंगे और यहाँ हापुड़ में जाके उनको परमिट कर देंगे। ठीक है जी, तो कई ऐसे इस जो फैसले आए हैं इनके कई ऐसे पहलू भी हैं जिन पर गौर करना भी जरूरी है। बिल्कुल, उससे बेटर ये है कि अगर आपको हटाना ही है, वन टाइम आप उसको कंपनसेट कर दीजिए, आप उसे हमेशा के लिए उसे बोलो बंद कर दीजिए इसे। एक बार आप हापुड़ जाएगी, वहाँ प्रॉब्लम है। अभी केरला में जो एनजीटी की बेंच है, उसने वहाँ 6 सिटी में जो ये 10 साल पुराने व्हीकल है उनको बैन कर दिया है। अब कल को हो सकता है एनजीटी का कोई हापुड़ का केस है, वहाँ भी बैन हो जाए। यानी कि पूरे देश के लिए एक व्यापक नीति आनी चाहिए। व्यापक नीति बननी चाहिए, भले थोड़ा टाइम लग जाए। जी, बागला जी, आपके फाइनल कमेंट्स। देखिए, जो कमर्शियल सेक्टर है वो सबसे ज्यादा तिलमिलाता है जब कोई कदम लेने पड़ते हैं। इतना ज्यादा क्लीन एयर की बात है, सबसे सख्त लॉ हैं अमेरिका के अंदर, और किसने चोरी की वहां पे? सबसे बड़ी दुनिया की ऑटोमोबाइल कंपनी ने चीट सॉफ्टवेयर लगा के जबरदस्त चोरी की। तो वो कंपनियां जो अरबों में कमा रही हैं, वो हर कोशिश करती हैं कहीं ना कहीं से हमें मुनाफा हो, दूसरे को कोई नुकसान होता रहे हमारी बला से। तो ये जो है चलने वाला काम नहीं है। जो टाइम आ गया है जिसमें अगर साफ हवा जनता मांग रही है, सारी जनता ने देखी, किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे गंदी हवा चाहिए, मुझे साफ हवा चाहिए, हर आदमी कह रहा है। और हर सेक्टर को इसमें भागीदारी करनी पड़ेगी, और सबसे ज्यादा भागीदारी जनता की है। अगर लोग अपना काम, जैसे संदीप जैन ने आपने कहा कि इनको मेट्रो में डब्बे मिल जाएं तो ऑब्वियसली काम कम हो जाएगा। हर आदमी जब चलता है तो कितना 800 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है एक मेट्रो राइड से। तो उस तरह से अगर गुड्स भी चलेंगे उसमें तो कोई बुराई नहीं है। कहीं ना कहीं तो हर आदमी को कदम लेना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा जनता के ऊपर है कि हम कम से कम गाड़ी खरीदें, कम से ज्यादा काम जो है जिसके लिए वही बात है बागला जी की, हाँ, सार्वजनिक परिवहन को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दिल्ली सरकार को कि भाई 11,000 बसें चलाएं, अभी 6,000 के लगभग ही चलती है। तो ये सवाल भी है जिनके जवाब तलाशने हैं। लेकिन यहाँ पे धवन जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये गाड़ियों की मेंटेनेंस भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। हम भारत में खास तौर पर देखते हैं कि जुगाड़ू काम बहुत होता है, गाड़ियों को कहीं से भी सर्विस करवा लो, लेकिन 10 साल से कम की भी गाड़ियों को अगर वो पोल्यूशन कम करना है, प्रदूषण कम करना है, तो मेंटेनेंस बहुत जरूरी होती है। क्या कहेंगे? देखिए, मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद उसका स्ट्रिक्ट पालन करना इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट। अब जितनी भी हमारी 3 से 4 साल पुरानी डीजल गाड़ियां हैं वो पोल्यूशन जरूर देती हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर्स हैं, दे आर सो करप्ट कि वहाँ पे 150 रुपये दे के आपको पोल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट मिल जाता है और आप वो गाड़ी को चलाते रहते हैं, जबकि उसका करेक्टिव मेजर आप ले सकते हैं। जो डीलर्स हैं वो आपको करेक्टिव मेजर उसका दे के दे कैन ब्रिंग बैक द पोल्यूशन नॉर्म्स अंडर कंट्रोल, पर वो नहीं करते। सो द ईजिएस्ट वे 100-200 रुपये दिए और आपका काम चलना। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड ऑनेस्टी इन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जी, तो तो वही जब बात तक है वो नहीं होगी तब तक आप कुछ भी करते रहिए, जो मर्जी आप फैसले निकालते रहिए। यू हैव टू स्टार्ट फॉलोइंग द रूल। फॉरेन कंट्रीज के अंदर पुलिस नहीं होती सड़क के ऊपर, पर मजाल है कोई अल्कोहल पी के गाड़ी चला ले, या जहाँ 5 लोग अलाउड हैं वहाँ 6 बैठ जाएं गाड़ी के अंदर, बिल्कुल नहीं। वहाँ कोई नहीं देख रहा आप, पर यहाँ पर आप पुलिस सड़क के ऊपर भी लगा लें तो आप ट्रैफिक लाइट के ऊपर उल्लंघन जरूर देखेंगे, और दुनिया भर के टेलीफोन चलते हुए, और पुलिस की तो कौन परवाह करता है। यानी कि आपको लगता है कि नीति नियम बनना चाहिए और आम जनता को नियमों को सही तरीके से फॉलो बिल्कुल करना चाहिए। 100%। संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे फाइनल कमेंट। आपने काफी कुछ कहा कि आप लोगों को क्या चाहिए ताकि पोल्यूशन में आप भी प्रदूषण के नियंत्रण में योगदान कर सके, लेकिन फाइनल कमेंट। देखिए, क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली हर एक का सपना है। हमें भी प्रदूषण मुक्त हवा में रहने का अच्छा लगता है, सारी चीज है। बाकी बेसिकली कि हर चीज का बोझा एक ट्रांसपोर्टर, बेसिकली द ट्रांसपोर्टर इज ट्रीटेड एज अ मिल्चिंग काउ नाउ डेज। बेशक वो ट्रैफिक है, बेशक कोई भी चीज है, उसी को निचोड़ने में लगी हुई है। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इसका सॉल्यूशन है। पहले आप पॉलिसीज बनाएं, उसके बाद आप उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आप नियम लागू करें, नियमों को सख्ती से बरतें। और जैसा कि 5 लाख लोग अगर यहाँ मर गए, आप दूसरी जगह पे अलाउ कर रहे हैं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि 5 लाख पहले जब वहां मरेंगे जब उसके बाद बंद करेंगे? तो बंद करनी है तो आप पूरे हिंदुस्तान में तरीके से बंद करिए और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेके आइए। उसके अंदर आप उसको स्क्रैप वैल्यू दीजिए, जिससे कि जो उसने फ्लीट अपना चेंज करना है वो उसको कर सके। और अगर प्रदूषण के अंदर जो भी इसके अंदर कदम उठने हैं, एक एक करके आप उसको लागू करिए। पहले पॉलिसी बनाइए, उसके बाद ऑर्डर जारी। जी वाशनी जी, एक बात ये भी कही गई कि भाई औद्योगिक प्रदूषण तो बहुत ज्यादा है। हमारी जनता में से किसी ने एक सवाल भी पूछा था, आपको लगता है कि ये जो बैन है ये एक शुरुआती कदम के तौर पर लिया जाना चाहिए और इसके बाद अन्य स्रोत जो प्रदूषण के उन पर नियंत्रण की बात हो सकती है? देखिए, बिल्कुल ये ठीक है कि ये प्रदूषण का जो एक रोकने का इंतज़ाम किया जा रहा है और जो एक डिसीजन लिया गया है, ये एक पहला कदम है। और इसमें कई सारी और चीज़ों को हमें बड़ी तेज़ी से जोड़ना है, बजाय इसके कि हम इसमें कॉम्प्लेसेंट फील करें। वे इसके साथ साथ हमको बड़ी तेज़ी से और जो प्रदूषण के कारण हैं उनके बारे में सोचना है और चिंता करनी है। एक और मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। चारों तरफ उसके अंदर क्रेटर्स हैं, गड्ढे हैं, तो उन सब के भरने से और सड़क को स्मूथ करने से ट्रैफिक मूवमेंट फास्ट होता है और जो कंजेशन होता है और जो ट्रैफिक जाम होता है वो भी कम होता है और पोल्यूशन भी उससे कम होता है। दूसरी बात यह है कि रोड इंजीनियरिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। जो सड़कें बनी हैं वो और साइंटिफिक होनी चाहिए। जो रेड लाइट्स हैं उनके बारे में और हमें चिंता करनी चाहिए, और जो पोल्यूशन के और कारण हैं उसके बारे में भी हमें साइमल्टेनियसली सोचना चाहिए। ये नहीं कि अब ये सोच करके हम बैठें और सोचें कि सब काम ठीक हो गया। इसी के साथ साथ और इसी तत्परता से हमें और प्रदूषण के कारणों के बारे में भी बहुत तेजी से कदम उठाने चाहिए, ताकि वाकई में सबको शुद्ध हवा मिल सके। हवा मिलना सबको सफाई के साथ में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इससे अस्पतालों की जो प्रॉब्लम है वो कम होगी, लोगों का स्वास्थ्य बेटर होगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें इकोनॉमिक रिटर्न भी बढ़ेगा और लोगों की जो एक कहते हैं खुशहाली भी बढ़ेगी। तो इन सब को देखते हुए इसके साथ साथ हमें और कदम साथ साथ उठाने यानी कि लेकिन वास्तविकता ये मानते हैं वाशनी जी कि आज की वास्तविकता यही है कि प्रदूषण हमारे सामने एक विकराल रूप में मुंह बाए खड़ा है और इस प्रदूषण पर नियंत्रण करना गंभीर रूप से बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को इसे भुगतना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इनको जो भी कदम उठाए जाते हैं इसके नियंत्रण के लिए वो तभी सफल हो सकते हैं जब सही नीति बने, सही नियम बने, उनका सही ढंग से पालन किया जाए, लेकिन साथ ही साथ हर व्यक्ति, हर जन, हर सेक्टर का, हर पक्ष का इसमें योगदान होना चाहिए। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर एक नए विषय के साथ। नमस्कार।